खास कवरेज लगातार जारी है। चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, कुछ सीटों पर देखना है कि कैसे फेरबदल हो रहा है। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान का बयान आया है। लाडली बहना योजना का असर रहा है, कह रहे हैं कार्तिक। साथ ही सीएम कौन बनेगा पार्टी तय करेगी, ये कहना है। बीजेपी मुख्यालय में जीत की अनोखी तस्वीर देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हनुमान बनाया गया और हनुमान के आप कंधों पे देखोगे कि यहाँ पे अमित शाह और मोदी की जो है यहाँ पे छवि जो है यहाँ पर बनाई गई। राम लक्ष्मण की ये छवि वैसे है हनुमान जी के दोनों कंधों पे, लेकिन जिस तरीके से इसे जीत के तौर पे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, उसको लेके हम समझ लेते हैं कि ये है क्या, आखिरकार ये है क्या। ये बजरंग बली है, शिवराज सिंह जी बजरंग बली का रूप है, अवतार है वो। उन्होंने देश का इतना अच्छा उद्घाटन किया है, इतना अच्छा उन्होंने लाडली बहनाओं को योजनाएं दी है, आयुष्मान कार्ड बनाए, राशन कार्ड प्रदान दिए हैं और उन्होंने भूमिगत भूमि तो ये हनुमान जी ने पीएम और अमित शाह को उठा लिया दोनों, राम लक्ष्मण नहीं, वो सनातन धर्म के वो रखवाले हैं, रक्षक हैं, इसलिए उनने कलयुग के देवता है, वो हमारे सनातन धर्म के रक्षा है, हिंदू धर्म के सनातन धर्म के रक्षा करते हैं। ये क्या, इसको क्या कहें सर? इसमें दिवाली अभी निकली है, अब हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के लोग नए तरीके से दिवाली बना रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके शिवराज सिंह चौहान लेके चल रहे हैं। इस चीज को दर्शाया गया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक प्रचंड बहुमत से आगे आई है और इसी तरह 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आएगी। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरीके से दीपावली मनाने की बात, ये एक अनोखी जीत की यहाँ पे देखने को मिली। कैमरामैन अमित के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। लाडली बहना योजना का कितना असर देखा गया, क्योंकि कांग्रेस उसको लेकर कई सवाल भी खड़े कर रही थी। एक तो मोदी जी की गारंटी पर जनता का भरोसा, अगाध प्रेम और विश्वास, और दूसरे मध्य प्रदेश का जो इंफ्रा बना है वो डबल इंजन की सरकार के काम और लाडली बहनाओं को आशीर्वाद। सर, जनता फिर से शिवराज को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहती है, ये मांग उठ रही है। हम लोग बाहर थे, वहाँ भी जनता यही मांग उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन कार्यकर्ता कहाँ काम करेगा। बिल्कुल, ये थे शिवराज सिंह चौहान। इनका साफ तौर से दावा है कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कैमरामैन अमित के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का बयान आया है। लाडली बहना योजना का असर रहा है प्रदेश में, सीएम कौन बनेगा ये पार्टी तय करेगी। कांग्रेस बना रही थी क्योंकि वो कह रही थी 132 सीटें आएगी। पहले से ही आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी और वो हो गई है। MP के मन में शिवराज तो थे, लेकिन मोदी का नारा ज्यादा गूंजा। MP के मन में मोदी जी थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है इस देश के, और प्रदेश में जो नेतृत्व है, जिस प्रकार से पिछले 6 महीनों में काम किया है, उसके कारण हम लोग जीते हैं। शिवराज जी, आपके पापा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये मांग उठ रही है। यहाँ पे पापा बेटा मत करिए, हमारे नेता हैं वो आज, और सार्वजनिक रूप से वो मेरे नेता रहेंगे। व्यक्तिगत संबंध हमारे बाप बेटा के हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनेगा उसका फैसला पार्टी करेगी। लाडली बहना का जादू यहाँ पे नजर आ रहा है, जिस तरीके से कहा भी जा रहा था। वोटिंग पर करोड़ों लाडली बहनाओं के आशीर्वाद के कारण आज ऐसी प्रचंड बहुमत 2013 के बाद भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लाडली बहना का असर है और यहाँ पे उनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ पर बाप बेटा ना कीजिए, पार्टी जो तय करेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। कैमरामैन अमित के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। वहीं BSTV पर जहां जीत के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा का पहला इंटरव्यू देखने मिला। BSTV पर बोले BD शर्मा, कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, ऐतिहासिक जीत मिली है। लाडली बहना के साथ केंद्र की योजनाओं ने कमाल किया है। MP के मन में मोदी का ही इतिहास बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की आज जीत का जश्न कार्यकर्ता मना रहे हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बना है। लाडली बहना का क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सभी योजनाओं का लाभ है। प्रधानमंत्री मोदी जी की हर योजना, हमारी सरकार की योजनाओं का जो हमारी ताकत थी, और प्रधानमंत्री मोदी, मध्य प्रदेश के मन में मोदी का अभियान को सर, MP के मन में मोदी, MP के मन में मोदी का ही आज भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बना है।
ये थे पीटी शर्मा, कार्यकर्ता जो है यहाँ से अपने कंधों पे उठा के ले जा रहे हैं। यानी जीत का जश्न आप समझ सकते हो कि बीजेपी कितनी खुश है और कितना उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में कि उनकी मेहनत से जो है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। कैमरामैन अमित के साथ मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो लगातार बीजेपी के नेताओं की खुशियां मनाने की जो तस्वीरें सामने आ रही वो आपसे साझा कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी BSTV से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हेलीकॉप्टर और AC में बैठने वाले नेता कांग्रेस में हैं, इसलिए उन्हें जमीनी हकीकत पता नहीं होती है, इसलिए जीत का दावा कर रहे थे। हम लोग जमीन पर काम करते हैं, इसलिए उसका आंकड़ा मेरे पास था और मैंने चुनाव के पहले ही कह दिया था, घोषणा की थी कि 150+ सीट के साथ हम सरकार बनाएंगे और आज वह आंकड़ा सबके सामने है। नामों की जो बात थी वो साफ हो चुकी है। सत्ता की चाबी अब बीजेपी के हाथ है और जनता ने भरोसा जताया है। लेकिन इस पूरे चुनाव में बात की जाए, जो सीट थी 1 नंबर विधानसभा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं। बस साहब, आपने जो भविष्यवाणी की, 10 साल बाद आप इंदौर के मैदान में उतरे और आपने कहा था कि 150 पार। मैंने कहा था कि 9 की 9 सीट इंदौर में हम लोग जीतेंगे और ये उस दिन कहा था जिस दिन प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ था। मैंने मीडिया को कहा था कि हम 9 सीट जीतेंगे और 160 से ज़्यादा सीट मध्य प्रदेश में जीतेंगे, क्योंकि तब तक हम मध्य प्रदेश का पूरा दौरा करके आ गए थे और जनता का स्पंदन समझ में आ गया था कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। मालवा निमाड़ को आपने कहा था कि मैं सर्वाधिक सीटें जो है मालवा निमाड़ से निकाल के लाएंगे, लेकिन अब जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं वो एक चौंकाने वाले हैं। नहीं, कोई चौंकाने वाले नहीं। मैं तो पहले से कहता हूँ कि मालवा निमाड़ इस बार सर्वाधिक सीट देगा। हम 1 साल से मालवा निमाड़ में काम कर रहे हैं। एक विधानसभा में 3-3, 4-4 बार गए हो मालवा निमाड़ की, और इसलिए मुझे मालूम था कि मालवा निमाड़ से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस की कांटे की टक्कर थी, कड़ा मुकाबला था। ऐसा है कि उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया था कर्नाटक चुनाव के बाद, और मीडिया भी उस नैरेटिव में आ गया। तो मीडिया भी कहता था कि हाँ भी कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही। कुछ मीडिया के लोगों ने खूब अच्छी पब्लिसिटी की। कुछ मीडिया के लोगों ने ये भी कहा कैलाश जी फंस गए, हारने वाले हैं। अब बताइए, मैं 50,000 से ऊपर से जीत रहा हूँ। अभी 13 राउंड में 40,000 से आगे हूँ, 20 राउंड होंगे, पर लोग कह रहे थे कैलाश जी फंस गए। सब मीडिया के लोगों ने कहा खूब। मैं रोज़ पढ़ता था रात को और हंसता था कि मीडिया के लोगों का आकलन भी कैसा है, जरा देखने वाली बात। एक अंतिम सवाल आपसे, क्या कहेंगे अब कांग्रेस को कैसे देखते हैं? क्या जमीनी स्थिति, आप लगातार कहते हैं कांग्रेस है कहाँ? नहीं, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है उनके कुछ। सिर्फ कुर्सी कैसे भी अख्तियार करें, और इसलिए बेबुनियाद बात करते हैं। कभी जाति आधार पर जनगणना करो। अब इसकी आवश्यकता आज है क्या? मोदी जी ने कहा कि गरीब जो जाति है उसके कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक जाति गरीब, उस गरीब के कल्याण के लिए हमने काम कर दिया तो देश आगे बढ़ जाएगा। अब वो इस प्रकार समाज को बांटने का काम करते हैं, तो समाज अब कांग्रेस को सबक देना चाहती थी, उन्होंने दिया। मतलब छत्तीसगढ़ को लेकर के जो रिजल्ट सामने आए हैं, कैसे देख रहे हैं? अच्छा है, बहुत बड़ी भी जीत है। ठीक है, चलो। तो ये राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्होंने कहा कि एक भारी जीत को हमने जमीनी स्तर पर देखा था, वो आज जो है वो शामिल जीत जो है वो साफ नजर आ रही है। और कांग्रेस को लेकर के साफ कहा है कि वो सनातन पर लगातार जो है वो हमला करते आए, उसका जवाब जनता ने दिया है। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पार्टी, BSTV। तो अब रुझानों का परिणामों में बदलने का सिलसिला चालू हो गया है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में नतीजे आ गए हैं और देख रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में नतीजे हैं, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। और ज्यादा चर्चा भी करेंगे हमारे संवाददाता मनोज राठौर से। मनोज, मध्य प्रदेश के अंदर जहां एक तरफ तस्वीर बदलते हुए देखी है, जनता ने भी देख ली और अब कांग्रेस ने भी देख ली। बहुत विश्वास था कांग्रेस को कि एक तरफ जातीय जनगणना का जो वादा था वो काम आएगा, छत्तीसगढ़ में भी काम आएगा, लेकिन नहीं आया दोनों राज्यों में। इसके अलावा कांग्रेस कहां बैकफुट पर, आखिर क्या कमी रह गई कांग्रेस के अंदर? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि मंथन और चिंतन करेंगे कमलनाथ ने कहा है, लेकिन क्या माना जाए बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि कमलनाथ बार बार ये कहते थे कि ये जनता का चुनाव है, मध्य प्रदेश का भविष्य का चुनाव है, और जनता पे उन्होंने पूरी तरीके से इस चुनाव को छोड़ के रखा था और कहा था कि
युवा उनके साथ रहेंगे, किसान उनका साथ देंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी कोई एक भी जो एजेंडा था वो यहाँ पे सफल होता हुआ कांग्रेस का नहीं नजर आया। क्योंकि यदि हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के मामले में बीजेपी कई गुना कांग्रेस से आगे थी। यही कारण था कि लगातार जिस तरीके की सभाएं देखी गई, जिस तरीके की प्लानिंग देखी गई, जिस तरीके की योजना को लॉन्च किया गया इस चुनावी सीजन में, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जरूर दम भरने का काम किया था, लेकिन जमीनी हकीकत को जानने में कांग्रेस पीछे रह गई। यही कारण था कि जमीन से ऊपर जो है बीजेपी जमीन के नीचे, जमीन तक जो है वो आकलन कर रही थी, लेकिन जमीन से ऊपर उठकर जो है वो कांग्रेस लगातार अपने चुनावी समीकरण को बैठाने का काम कर रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत से शायद वो दूर थी। यही कारण था कि उसे जनता के बीच में जैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था, जैसा उसे फीडबैक मिल रहा था, जो एजेंसियों ने कमलनाथ और उनकी टीम को बताया था, इसके अलावा राहुल गांधी की टीम ने भी सर्वे किया था, उनकी टीम को भी जो जनता के बीच से जो सर्वे एजेंसियों ने दिया था, और जनता के माहौल को जानने के बाद कांग्रेस इस बात को लेकर खुश थी कि इस बार जो है 2023 के चुनाव में जनता उसका साथ देगी। लेकिन जो मैनेजमेंट था वो पूरी तरीके से कांग्रेस में फेल साबित हो। यही कारण है कि इस समय में बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूँ और बीजेपी में जो मिस मैनेजमेंट था और मैनेजमेंट के मामले में जो कांग्रेस फेल हुई है, उसी का नतीजा रहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने फिर से जो है अपना फैसला बीजेपी के पक्ष में सुनाया। और आप देखेंगे कि यही वो जश्न जो सुबह से रुझानों के बाद से मनाया जा रहा था, वो अब परिणामों में तब्दील हो रहा है। और अब पूरे बीजेपी मुख्यालय को रंगीन लाइटों से सजाने का काम किया है। तो कुल मिला के बीजेपी ने जिस तरीके की जमीनी स्तर पे तैयारियां की थी, उस पर सफल हुई है। लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। केंद्र की तमाम योजना, चाहे वो किसानों से जुड़ी किसान सम्मान निधि की बात हो, या फिर बीजेपी की तरफ से भी किसानों को जो तमाम योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है उसकी बात हो, या फिर सीखो कमाओ योजना जिसको लेके मध्य प्रदेश में रोजगार के जो आंकड़े को बढ़ाने की बात थी, या फिर दूसरे उद्योगों को लेकर जो तमाम प्लानिंग की थी, तमाम योजना बनाई थी। और लाडली बहना यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक जो है बीजेपी के लिए साबित हुआ। इस गेम को परिवर्तन करने में सबसे बड़ा जो लाडली बहनाओं को जिसको लेके बार बार तमाम नेता जिक्र भी कर रहे हैं, तो ये पूरी प्लानिंग, पूरा मैनेजमेंट, सियासी समीकरण, जातिगत समीकरण, टिकटों को सबसे पहले बांटना, उम्मीदवारों को पहले उतारना, हारी हुई सीटों पे सबसे पहले अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना, उन्हें समय देना, इस पूरे मैनेजमेंट में बीजेपी पास साबित हुई और जनता ने बीजेपी के पक्ष में जो है फैसला सुनाया और जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। और यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में शायद इस तरीके का भरोसा कांग्रेस जो है जनता के बीच में नहीं बना पाई। यही परिणाम है कि अब बीजेपी जो मध्य प्रदेश के सिंहासन पर बैठ गई है और कांग्रेस जो है अब फिर से अपनी जमीन मध्य प्रदेश में तलाशेगी। जरूर मनोज, लौटूंगा आपके पास। अलग अलग प्रत्याशियों को लेकर भी करेंगे खास चर्चा। इस वक्त हमारे साथ कुलजोत भी जुड़े हैं। कुलजोत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बीजेपी सफल हुई है। जहां आप मौजूद हैं, उस क्षेत्र का, उस जिले का क्या कुछ रहा हाल? आखिर कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, किस किस पार्टी से जीते हैं? कोंडागांव जिले की करें तो जहां पूर्व पीसीसी चीफ और वर्तमान मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, वहीं पूर्व मंत्री भाजपा की भी चुनाव लड़ रही थी। जहां पूर्व मंत्री भाजपा के लता उसेंडी ने वर्तमान में 18,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज कर ताज का सिर अपने सर लिया है। वहीं केशकाल विधानसभा की बात करें तो केशकाल विधानसभा में छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे और वर्तमान में कलेक्टर के पद पे 3 साल के लिए रहे और साथ ही उन्हें IAS अफसर से त्याग पत्र दिया और चुनाव लड़ रहे थे नीलकंठ टेकाम, जिन्होंने 6,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। और सबसे बड़ा विषय यह है कि दोनों सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। जी जरूर कुलजोत, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जहां भूपेश बघेल की भी बात करनी होगी, भूपेश बघेल ने कहा था कि आने के बाद दोबारा कर्ज माफ करूंगा। तो जिस क्षेत्र से प्रत्याशी जीते हैं, आपके यदि क्षेत्र की बात करा जाए तो वहां पर कौन कौन से मुद्दे हावी रहे? क्या लोकल मुद्दों पर हावी रहे या फिर बीजेपी ने जो काम किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने प्रचार किया है, उन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया? का यहाँ काफी दबाव रहा है भाजपा का और केंद्र के आला
जितने बड़े नेता थे उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और उस दौरान उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं भी की थी और सारी चीजों को रखा था, वो भी कहीं ना कहीं असर डालता है। लेकिन जो कलह, अंतरकलह चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस में दिखी थी, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती नजर आती है। क्योंकि कोंडागांव की बात करें तो कोंडागांव में कांग्रेस ने 3 लोगों को निष्कासित किया था चुनाव संपन्न होने के पश्चात। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष केशकाल के जो विधायक थे उन्होंने भी रायपुर में जाकर संगठन के लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अंतरकलह है वो स्पष्ट रूप से दिखती नजर आ रही है कि कांग्रेस को यहाँ नुकसान का चेहरा देखना पड़ा है। जी जरूर कुलजीत, तो अंतरकलह जो थी कांग्रेस के अंदर उससे नहीं संभाल पाई और यही कारण बना है कि ये एक बड़ी हार कांग्रेस को मिली है। कह रहे थे कि जीतेंगे लेकिन हार गए और बीजेपी ने उलटफेर कर दिया है। सुमित भी मेरे साथ मौजूद है अंबिकापुर से, हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर से। सुमित, एक सबसे बड़ी सीट, टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, लेकिन अपनी सीट गवा बैठे। फिर इतिहास दोहरा दिया है। 2018 के चुनाव में सरगुजा की जनता जहां एक तरफ कांग्रेस की ओर गई थी, यही वजह थी कि 14 की 14 सीटों पर कांग्रेस आई थी। लेकिन एक बार फिर यानी 2023 के चुनाव में जनता ने विपरीत वोट किया है और 14 की 14 सीटों पर बीजेपी आई है। इसमें से एक सीट काफी खास थी, वो अंबिकापुर की मानी जा रही थी। अंबिकापुर सीट से टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम है, वो चुनावी मैदान में थे। डिप्टी सीएम का मुकाबला था। 2018 के चुनाव से ठीक पहले राजेश अग्रवाल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वही राजेश अग्रवाल ने महज 94 वोटों से टीएस सिंहदेव को मात दे दी है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जनता कितनी नाराज थी। नाराजगी बस एक बात की थी, जो 2.5 साल का सीएम विवाद हुआ, जिसकी वजह से सरगुजा का विकास नहीं हो सका। इसके अलावा बात करें विधायकों की हार की, तो एक बड़ा फैक्टर जो सामने आया है, यहाँ की जनता ने विधायकों के चेहरे पर भी वोट किया है। दरअसल वो विधायक जो 14 सीटों पर काबिज थे सरगुजा संभाग की, वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय नजर आए, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वही जो दूसरा बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, वो महतारी वंदन योजना मानी जा रही है। दरअसल बीजेपी ने महतारी वंदन योजना की जो लहर कांग्रेस से पहले जो 12,000 रुपए देने का वायदा किया था, वो कहीं ना कहीं बहुत पहले कर दिया था। यही वजह थी कि बीजेपी की ये जो मास्टर स्ट्रोक शॉट माना जा रहा था, वो ग्रामीण क्षेत्र तक गया। साथ ही 3100 का मुद्दा भी काफी अहम रहा। 3100 का मुद्दा तात्पर्य है कि 3100 में जो धान बीजेपी खरीदेगी, एक मुफ्त धान खरीदेगी, इसका भी लाभ यहाँ पे बीजेपी को मिला है। और यही वजह है कि लगातार जो 14 की 14 सीटें हैं, वहां पे करारी हार कांग्रेस को मिली है। जी संयम। सुमित, आपने प्रदेश स्तर के जो मुद्दे गिनाए हैं कि आखिर जो योजनाएं थी और जो घोषणा पत्र में योजना लाई गई धान किसान को लेकर, जो नीतियां भूपेश बघेल सरकार की थी, उनके ऊपर वोट दिया गया है। लेकिन यदि बात की जाए विधायक के काम को लेकर, तो टीएस सिंहदेव अंबिकापुर सरगुजा संभाग के बड़े नेता, पूरी जिम्मेदारी भी रहती है कि कैसे उस संभाग के अंदर कांग्रेस की जीत हो, लेकिन खुद की सीट हार गए हैं। तो ये समझा जाए कि आखिर प्रचार प्रसार में कोई कमी थी, या फिर 5 साल जो सत्ता मिली थी उसमें जो विधायक जीते थे उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जनता की नहीं सुनी है, जनता के काम नहीं किए हैं। दरअसल टीएस सिंहदेव लगातार 3 बार से अंबिकापुर के विधायक रहे हैं। 2018 से वो चुनाव जीतते आए थे। 2008 से वो चुनाव जीतते आए थे। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो टीएस सिंहदेव मंत्री बनाए गए। ऐसे में सरगुजी जो जनता थी, उनसे सिंहदेव से काफी उम्मीदें थी कि सिंहदेव अब सत्ता में भी है, एक मंत्री है। इस वजह से जो अंबिकापुर, खासकर अंबिकापुर सीट का क्षेत्र का विधानसभा का विकास होगा, लेकिन वो विकास 5 सालों में नहीं देखने को। निगम की बात करें तो नगर निगम की सड़कें हो या फिर अस्पताल के जो हाल है वो हो, कई ऐसे मुद्दे रहे जिससे जनता काफी नाराज थी, जिसका बेजा डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को उठाना पड़ा। यही वजह है कि 93 जो अभी की जो रुझान आ रहे हैं, जो दरअसल हुआ कि रिकाउंटिंग की मांग की गई थी कांग्रेस की ओर से, वही रिकाउंट टीएस सिंहदेव पिछड़ते नजर हो चुकी है। जी सिंह।
सुमित, एक और बड़ा सवाल उठता है कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया टीएस सिंहदेव को, और यही कारण है कि आज से चुनाव से जहां 5 से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री पद दिया जाता है उनको पूरे सवाल उठने लगते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्या कांग्रेस चुनाव हार रही है और इसलिए टीएस सिंहदेव के जो खेमे को है खुश किया जा रहा है। लेकिन अफसोस कि यहां पर टीएस सिंहदेव, उनके खेमे के लोग हार गए, टीएस सिंहदेव खुद हार गए। तो उप मुख्यमंत्री बनाने का जो काम कांग्रेस ने किया था, केंद्रीय नेतृत्व ने किया था कांग्रेस का, वो सफल नहीं हुआ। मतलब तो कुल मिला के उप मुख्यमंत्री से पहले सीएम टीएस सिंहदेव विधायक है, विधायक से फिर वो मंत्री बने, उससे ठीक 6 महीने पहले उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन बात वही होती है कि जब ना कहीं विधायक और मंत्री होने के नाते उन्हें वोट किया है, यानी जो इस क्षेत्र का होना था, जिस तेजी से होना था, सरगुजा की जनता उम्मीदें थी सिंहदेव से, वो विकास जमीनी स्तर पर धरातल पर नहीं दिखी। जनता काफी नाराज थी, जिसका नतीजा आप सभी के सामने है टेलीविजन स्क्रीन। बिल्कुल सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त जहां दर्शकों को एक बड़ी खबर दिखा देते हैं जांजगीर चांपा से, जहां जांजगीर चांपा विधानसभा से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रत्याशी नारायण चंदेल चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप चुनाव जीते हैं। नारायण चंदेल जहां मतदान केंद्र से निकल चुके हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेस कार्यकर्ता व्यास कश्यप की जीत पर जमकर थिरक रहे हैं। सत्ता प्रदेश में हाथ नहीं लगी है, लेकिन इस वक्त एक सीट पर कांग्रेसी का प्रत्याशी जीते हैं तो कार्यकर्ता खुश हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि हर सीट पर कार्यकर्ता मेहनत करता है। प्रदेश में सत्ता आए नहीं आए, लेकिन उस सीट पर विजयी हुए हैं। तो इस वक्त जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के अंदर खुश हैं और नारायण चंदेल बड़े नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के, उन्हें हरा दिया गया है। तो एक तरफ जहां दीपक बैज कांग्रेस के बड़े प्रत्याशी हारे हैं, टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हारे हैं, तो बीजेपी के भी बड़े नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हार चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप जीते हैं चुनाव जांजगीर चांपा विधानसभा से, जहां एक तरफ बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ। और एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां सतना के सांसद गणेश सिंह चुनावी मैदान में उतरे और कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा से जहां चुनाव हार गए हैं। सांसद को मैदान में उतारा गया था, लेकिन सांसद गणेश सिंह विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा ने 4090 वोटों से हराया है। सिद्धार्थ कुशवाहा दूसरी बार सतना से विधायक बने हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी के सामने जहां एक तरफ सांसद को मैदान में उतारा गया, लेकिन देख सकते हैं आप सांसद खुद अपना चुनाव हार गए हैं। सतना से सांसद हैं गणेश सिंह, सतना विधानसभा से ही उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन इस वक्त जहां कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा से वो हार चुके हैं 4090 वोटों से, जहां इस वक्त अपना चुनाव हार चुके हैं गणेश सिंह। और लौटेंगे इस वक्त छत्तीसगढ़ में, हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलजोत बने हुए कोंडागांव से। कुलजोत, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जहां तस्वीर इस वक्त बीजेपी की बनती हुई दिख रही है, बीजेपी सत्ता में आ गई है लगभग, लेकिन ऐसे कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। यदि बीजेपी छत्तीसगढ़ में आई है तो वहां पर नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष हार गए हैं। तो कोंडागांव हो और बस्तर संभाग की भी आपसे बात करूंगा, तो आखिर क्या कुछ फैक्टर रहा है वहां पर, क्या फैक्टर माना जाए कि बीजेपी जीती है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा विषय है, बस्तर में ग्रामीण अंचल क्षेत्र है, किसानों का एरिया आता है। कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि मोदी के जो प्रचार प्रसार का तरीका था, प्रधानमंत्री का हो, अमित शाह का हो, केंद्रीय नेतृत्व का जो प्रचार प्रसार था भाजपा का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रचार प्रसार से कम होता हुआ दिखाई दिया। और आज भाजपा कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करती दिखाई दी है। लेकिन सबसे बड़ा विषय एक आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने बताया था चुनाव के दिन भी, कि मैनिफेस्टो जो बनाया था घोषणा पत्र दोनों राजनीतिक दलों द्वारा, वो कहीं ना कहीं देरी से आया था। और भाजपा का जो चुनाव घोषणा पत्र था वो पहले आया था। वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली रहा है कि बस्तर में भाजपा का घोषणा पत्र ज्यादा गांव में पहुंचा होगा, ऐसा सोचने को समझ में आता है। जी जरूर कुलजोत, एक और सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर नरेंद्र मोदी भी प्रचार करने आए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रचार करने के लिए आए, दूसरे बड़े नेता केंद्रीय नेतृत्व के प्रचार करने के लिए आए, और देखा भी गया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी बस्तर संभाग में प्रचार किया। बस्तर संभाग से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, चेंज भी किया और बस्तर संभाग से दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन क्या टिकट वितरण और अंतरकलह एक बड़ा फैक्टर है हार का कांग्रेस की?
जी, कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को मिला है कि संगठन के द्वारा जो चुनाव प्रचार किया जाता था कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी थे वो अपने स्तर पर चुनाव प्रचार को लाने का प्रयास किए थे, वो कहीं ना कहीं विफल हो गया है, ये समझ में आ रहा है। जी जरूर कुलजोत। सुमित, एक सवाल यहां भी है कि लगातार दिख रहे हैं बस्तर संभाग, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और सरगुजा संभाग, उत्तरी छत्तीसगढ़, दोनों संभाग इस वक्त बीजेपी के पास पहुंच चुके हैं। बस्तर संभाग में एक छत्र राज था, लेकिन अब बीजेपी के पास एक छत्र राज हो रहा है सरगुजा संभाग के अंदर। तो सरगुजा में टीएस सिंहदेव बड़े प्रत्याशी रहे, बड़ा पद भी मिला, उप मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन जनता नाराज रही। और यही कारण है या फिर दूसरे जो फैक्टर हैं, प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार हो और दूसरे बड़े बड़े नेताओं का प्रचार जो हुआ है? सरगुजा संभाग की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ मोर्चा संभाला था। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सीतापुर पहुंचे हुए थे। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो भी चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता से ठीक पहले लगातार जो बीजेपी का प्रचार अभियान था वो तेज हो गया था। वहीं कांग्रेस के अंतःकलह की बात करें तो कई सीटें ऐसी है जहां पे ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस अंतःकलह से हारी है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आई और जब डिप्टी सीएम टीएस सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए तो सरगुजा संभाग में कांग्रेस दो खेमे में बढ़ गई। एक तो सरकार में बढ़ गई, दूसरा संगठन में बढ़ गई। जो संगठन का खेमा था वो सिंहदेव की तरफ था और जो सरकार का खेमा था वो भूपेश बघेल की तरफ था। तो जाहिर सी बात है ये दो खेमे के बीच में पूरे 5 साल लड़ाई रही, जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा है और इस बात को बीजेपी ने बखूबी से भुनाया है। इसका असर है कि 14 की 14 जो सरगुजा संभाग की सीटें हैं उन पे सभी पे बीजेपी ने अपना लहराया है। जी सुमित, बड़े चेहरों की बात की जाए यदि अंबिकापुर सरगुजा संभाग के अंदर, तो कौन कौन ऐसे बड़े चेहरे हैं टीएस सिंहदेव के अलावा जो चुनाव हारे हैं या फिर बीजेपी से जो चुनाव जीते हैं? डिप्टी सीएम के अलावा खाद्य मंत्री अमरजीत करारी हार मिली है। आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि 6 महीने पहले पूर्व सैनिक यानी सेना से नौकरी छोड़कर राम कुमार टोप्पो सींचते हैं, वहां पे धुआंधार प्रचार करते हैं, फिर उन्हें बीजेपी को अपनाते हैं और बीजेपी उन्हें अपनी टीम में शामिल करती है। बीजेपी में उनको वही उनका जो अभियान चला, प्रचार प्रसार अभियान चला, जनता के बीच तक जाने का जो चुनाव का मैनेजमेंट था वो इतना बेहतर था कि अमरजीत भगत को यानी जो सभा सीट थी उसे कांग्रेस का अभेद किला माना जाता था। यहाँ पे बीजेपी एक बार भी चुनाव नहीं जीती थी, जबकि 2 बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके थे। बावजूद इसके इस सीट पर बीजेपी संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक 6 महीने पहले पासा ऐसा पलटा कि आज अमरजीत भगत को अपनी ही सीट से जो 4 बार के विधायक रहे, 1 बार के मंत्री रहे, उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी। वो लगभग 20,000 वोट से चुनाव हार चुके हैं। जी बिल्कुल सुमित, बहुत शुक्रिया आपका। कुलजोत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ के अंदर इस वक्त जहां बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल बन चुका है, सत्ता में आ चुके हैं, और आपको एक खबर दिखाते हैं जबलपुर से, जहां अजय विश्नोई की BSTV से खास बातचीत हुई और कहा कि ये जीत लाडली बहनों के नाम है। सभी मतदाताओं का आभार जिन्होंने भाजपा पर भरोसा किया है। स्पष्ट बहुमत की सरकार भाजपा बना रही है और अब महाकौशल का कद भी बढ़ेगा। घोषणा ही होना शेष है, लेकिन स्पष्ट हो गया है कि जबलपुर के पाटन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अजय विश्नोई विजयी हो रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। विश्नोई, पहले तो बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट मैंडेट सा दिख ही रहा है, क्या कहेंगे? जनता का आशीर्वाद मिला है, इसलिए जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। लाडली बहनों का आशीर्वाद मिला है, उनका प्यार मिला है, इसलिए उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि लाडली बहनों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी ने समान भाव के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नारे को बुलंद रखते हुए सबकी मदद की थी, उसी तरीके से धर्म, संप्रदाय और पार्टी से ऊपर उठ के उन बहनों ने हमको आशीर्वाद दिया है। सबका आशीर्वाद हमें मिला है। वैसे वक्त सही नहीं ज़्यादा बातचीत का, लेकिन फिर भी महाकौशल को लेकर आपने हमेशा संजीदगी बरती है, लेकिन इस बार जैसा स्पष्ट मैंडेट दिख रहा है महाकौशल का दबदबा बढ़ेगा, यही उम्मीद रहेगी? देखिए, महाकौशल का क्यों, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश की बातचीत करता हूँ।
ये ठीक है कि मैं जबलपुर में पैदा हुआ हूँ, महाकौशल के अंदर हूँ, तो निश्चित रूप से महाकौशल के प्रति ज़्यादा रुचि और ज़्यादा रुझान है, ज़्यादा समझ है। पर काम करने का मौका जब भी मेरे को मिला है, मैंने पूरे प्रदेश के लिए काम करके दिखाया है। आने वाले समय में जब भी जो भी अवसर होगा, जो भी जिस भी स्तर पर मैं हूँगा, काम करूँगा, पूरे मध्य प्रदेश के लिए काम करूँगा। निश्चित रूप से उसमें महाकौशल, जबलपुर और पाटन के लिए ज़्यादा काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय विश्नोई जी, जो कि पाटन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं और लगभग जीत ही गए हैं, जिस प्रकार से अभी तक फिलहाल रुझान सामने आए हैं। और लाजमी है, अमूमन महाकौशल को लेकर के हमेशा ट्वीट्स करने वाले या सरकार को घेरने में भी कभी पीछे नहीं रहने वाले अजय विश्नोई इस बार जो कि स्पष्ट मैंडेट सा दिख रहा है, महाकौशल का दबदबा बढ़ाने की उम्मीद जता रहे हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर। तो अजय विश्नोई बड़े नेता हैं जबलपुर की, कई बार अपनी बीजेपी सरकार के सामने ही खड़े हुए दिखे कई मुद्दों को लेकर, क्योंकि फ्रंट फुट पर आते हैं और खुलकर बात रखते हैं। लेकिन इस वक्त बीजेपी ने टिकट भी दिया और भारी मतों से जीत रहे हैं। आगे खबर भोपाल से। बीजेपी मुख्यालय पहुंची सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान, MP में कांग्रेस खत्म हो गई है। लाडली बहनों ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। PM मोदी के नेतृत्व का ये पूरा कमाल है। प्रज्ञा ठाकुर ने शिवराज समेत दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। इतना बहुमत को लेकर हम क्या कहें, लाडली बहना का जादू चला या फिर और कुछ योजना है जो सरकार ने लागू? बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज जी की और मध्य प्रदेश के लिए योजना है। ये बहुत जनता के विश्वास पे खरी उतरी है। जनता ने पूर्ण बहुमत। MP के मन में मोदी, MP के मन में मोदी। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस जीत का दावा कर रही थी कि कांटे की टक्कर है। राजस्थान के मन में मोदी, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी, पूरे देश के मन में मोदी। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? जीत का दम भर रहे थे। कांग्रेस तो खत्म है। मोदी जी का संकल्प कि हम कांग्रेस को खत्म करेंगे, उन्होंने परिवारवाद और कांग्रेस को खत्म करने का संकल्प लिया, वो पूर्ण हो रहा है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस को खत्म करने की बात जो है यहाँ पर जो भोपाल की सांसद है साध्वी प्रज्ञा, वो कह रही है। उनका कहना है कि MP के मन में नहीं बल्कि राजस्थान और तमाम जगह जहाँ चुनाव हुए वहाँ के मन में जो है मोदी, और यही कारण है कि बीजेपी को बहुमत मिला। बीजेपी की जीत। कैमरामैन अमित के साथ मंत्री राठौर, BSTV भोपाल। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा से खास बातचीत की गई है। कहा परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही थी लेकिन वो आकलन गलत साबित हुआ है। एक मिनट मॉनिटरिंग भी कर रहे थे पहले राउंड में, कांग्रेस दिखा, लेकिन इस तरीके से अब आ रहे हैं यहाँ खड़े, क्या लग रहा है? मैं तो नहीं कह सकता अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर हमने जो ग्राउंड पे देखा परिवर्तन की लहर, और मैंने नहीं देखा, आप लोग ने भी देखा, आप प्रेस ने देखा, मीडिया ने देखा, सर्वे रिपोर्ट्स थी, एग्जिट पोल्स थे, अभी वैसे भी PTI आएंगे आपके साथ। इस सब के बाद अगर ये रिजल्ट हम देखते हैं तो हमको विश्लेषण करना पड़ेगा कि इसका क्या कारण है। सर क्या कुछ सस्पिशियस है? भाई 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट तो रुक जाओ भाई। कैमरा सस्पिशन की बात नहीं होती है, कारण होता है। वो कैमरा नहीं है ना। यानी कि कांग्रेस एक मिनट विवेक तन्खा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता और इलेक्शन 10,000 से ऊपर की लीडर्स हैं। तो ये था हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा। साफ तौर पर इनका कहना है ये चुनाव है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ पॉसिबल है और किसी भी तरीके से अगर बात की जाए तो संतुष्ट इन चुनाव परिणामों से दिखाई नहीं दिए। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल। जबलपुर से खबर, जहां पनागर विधानसभा से विजयी भाजपा प्रत्याशी इंदु तिवारी ने BSTV से बात की। बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद और जनता के समर्थन से जीत हुई, ये कहना है। लाडली बहनों का भी भरपूर प्यार मिला है। प्रत्येक कार्यकर्ता को भी बधाई। पूरा प्रदेश भगवामय हो गया है। सीट से बीजेपी की प्रत्याशी सुशील तिवारी इंदु जीत चुके हैं और सीधे हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े भी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। कहें बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद भी मिल गया और तीसरी बार जीत की हैट्रिक आपने लगाई है। बिल्कुल सही है कि महाराज जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, जिससे हम जनता की सेवा कर सके, और यही कारण है कि जनता ने हमें जोरदार आशीर्वाद दिया है। इसके साथ हम अपने कार्यकर्ताओं को और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोगों ने जो हमारी मदद की है, चुनाव में भाग लिया है, ये जीत सारी हम उनको समर्पित करते हैं। लाजमी है, लाडली बहना योजना या तमाम योजनाएं रही, 160 प्लस सीटें जो है मध्य प्रदेश में दिख रही हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से शासन की अनेक योजनाएं ऐसी है, लाडली बहनों की सरकार भी है। आप जो तय मान के चलें कि ये
जो शासन की योजना का लाभ जितने बेहतर ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं ने पहुंचाने का काम किया है, उसी के परिणाम है कि पूरा प्रदेश भगवामय हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई फिर से। तो ये थे सुशील तिवारी इंदू, जिन्होंने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है और पनागर विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक के रूप में निर्वाचित हो रहे हैं। और लाजमी है, मध्य प्रदेश में जो मैंडेट बीजेपी को मिला है उसके लिए सरकार की योजनाओं का भी एक बड़ा योगदान वो बतला रहे हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर। खबर रायपुर से, जहां खुशवंत साहेब दास ने 18,500 वोटों से जीत दर्ज की है। रायपुर संभाग के आरंग विधानसभा से जहां गुरु खुशवंत साहेब दास ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के दिग्गज नगरीय प्रशासन मंत्री शुभ कुमार डहरिया को भारी बहुमत से हराया है। बीजेपी प्रत्याशी खुशवंत साहेब दास ने अपने जीत का श्रेय जनता को दिया है। सब बढ़िया जी। हेलो, जीत मिल गई तो कोई मंत्री पद चाहेगी या कोई ऐसी हमारा एक ही उद्देश्य राजनीतिक न्याय करना और सेवा करना, उनके हक और अधिकार को दिलाना, हमारा ये उद्देश्य। और भारतीय जनता पार्टी जो जैसे अभी हमने अवसर प्रदान किया, टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया, ऐसे जो वो प्रदान करेंगे, अवसर देंगे, बिल्कुल उसके दायित्व करने का प्रयास। आपने समाज के बीच जो एक ऐसे दिग्गज मंत्री थे शिव कुमार डहरिया, उन्हें हराया था और उन्होंने जीत का दावा किया था, होने से कोई फायदा नहीं। अब क्या इसका जवाब तो वहीं ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने जहां जीत का श्रेय पार्टी के वर्कर्स को दिया है। सतीश सिंह सिकरवार ने कहा कि पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, हम और मेहनत करेंगे। पर एक बार फिर से कांग्रेस के सतीश सिंह सिकरवार ने परचम लहराया है। सिंधिया राज परिवार की सदस्य पूर्व मंत्री माया सिंह को शिकस्त दी है। एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी। निश्चित रूप से मैं ग्वालियर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जिस लगन से मेहनत से काम किया और पूरा ग्वालियर पूर्व की जनता को लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा व्यक्त किया। और मुझे पूरा भरोसा था कि ग्वालियर के दीन दुखी, शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित, गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान, सभी व्यापारी, सभी समाज, सभी जाति धर्म के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन जो भाजपा अपने लड्डू मुंगई लाल के सपने देख रही थी और मुंगई लाल के सपने उनके साकार हुए हैं, इसमें पूरा उन्होंने खरीद की सरकार बनाई है। जिस प्रकार पहले नोटों की सरकार बनाई थी 2020 में उपचुनाव, उनमें खरीद फरोख्त करके, ऐसे ही इस बार वोटों को खरीदे। पहले विधायकों को खरीदा गया, अब वोट खरीदे गए। ग्वालियर चंबल अंचल में आपके कई किले ढह गए। अब किले तो ढह गए, जब वोट खरीदे जाएंगे तो किले तो ढहेंगे जी। तो देखिए, ये थे विधायक सतीश सिंह सिकरवार, जिन्होंने ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराया। उनका कहना है कि भले ही वो हार गए हों, उनकी पार्टी हार गई हो, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं और हार की वो समीक्षा करेंगे, उनकी पार्टी की हार क्यों हुई। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सिंह, BSTV, ग्वालियर। तो छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी को जीत मिली है, कांग्रेस हार गई है। प्रचंड बहुमत से जीत की बात कांग्रेस की जा रही थी, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था, लेकिन इस वक्त कांग्रेस हारी है और बीजेपी जीती है। वहीं इसी जीत को लेकर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से भी खास चर्चा की गई है। सरकार बनाती हुई नजर आई है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी मौजूद हैं। सर, क्या रणनीति थी कि 15 सीट से 55 सीटों तक जो है पहुंच चुकी? निश्चित रूप से आनी थी, वो तो पार्टी के योगदान था, मोदी जी का काम था, सारी निश्चित रूप से आनी थी। एक सवाल, आखिरी सवाल, कि ये हर बार कहा जाता है कि कोई मुश्किल राज्य होता है, ओम माथुर अगर चले गए तो वहाँ बीजेपी जीत कर आ जाती है। छत्तीसगढ़ मुश्किल राज्य नहीं था, छत्तीसगढ़ जीतने वाला राज्य था। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कोई मुश्किल राज्य नहीं था, ये जीतने वाला राज्य था। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ शिखर देवांगन, BSTV, रायपुर। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर कहां से कौन सी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। काला पीपल से जहां भाजपा प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी जीते हैं, तो वहीं बिछिया विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह पट्टा की 10,269 वोटों से जीत हुई है।
वहीं हुजूर विधानसभा सीट भोपाल जिले की हुजूर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा की निर्णायक जीत हुई है, तो भोपाल की ही गोविंदपुरा से भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर भी निर्णायक मतों से जीती हैं। पांडुर्ना से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश उइके जहां 10,018 वोटों से जीते हैं। पांडुर्ना जिला बनाया गया और पांडुर्ना में देख सकते हैं उत्साह, जहां कांग्रेस प्रत्याशी को जिताया है 10,018 वोटों के बड़े मार्जिन से। तो वहीं मंडला जिले की निवास विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चैन सिंह बरकड़े की जीत हुई है और यहां से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए हैं। भोपाल उत्तर की बात करें तो भोपाल उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी आतिफ अकील की जीत हुई है, तो कोतमा विधानसभा से भाजपा के दिलीप जायसवाल 22,969 वोटों से विजयी हुए हैं। तो अलग अलग सीटों पर जहां मध्य प्रदेश में कहां प्रत्याशियों की जीत हुई वो आपको बता रहे हैं। अनूपपुर विधानसभा सीट से मंत्री विसाहूलाल सिंह जहां 20,000 वोटों से विजयी हुए हैं। तो इसके अलावा भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी आरिफ मसूद को जीत मिली है, वो भी निर्णायक मतों से। बड़वानी विधानसभा की बात करें तो बड़वानी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मंडलोई जीते हैं। तो जबलपुर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया जीत गए हैं। पूर्व मंत्री रहे लखन घनघोरिया कमलनाथ की कैबिनेट में, और इस वक्त फिर से जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया की जीत हुई है। तो रीवा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल जीते हैं। मऊगंज विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी खंडवा से जहां एक तरफ जीत मिली है तो खंडवा से बीजेपी की जीत हुई है। कंचन मुकेश तन्वे ने कांग्रेस के कुंदन मालवीय को हराया है। शाजापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अरुण भीमावत जीते हैं। इसके अलावा भोपाल की बैरसिया सीट से बीजेपी के विष्णु खत्री तीसरी बार जीते हैं। मंडला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संपतिया उइके 16,267 वोटों से जीत हासिल की है। तो बड़वाह से भाजपा प्रत्याशी सचिन बिड़ला जीत गए हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, टिकट भी मिला और जीत हासिल की है। जबलपुर कैंट विधानसभा से जहां बीजेपी के अशोक रोहणी जीते हैं, तो वहीं जबलपुर पश्चिम विधानसभा की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी राकेश सिंह सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के राकेश सिंह जीत गए हैं। तरुण भनोट हारे हैं यहां से। पनागर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी इंदु सुशील तिवारी जीत गई हैं। तो सिहोरा से संतोष बरकड़े ने जीत हासिल की है। बरगी से नीरज सिंह जहां जीत चुके हैं। पाटन विधानसभा सीट से अजय विश्नोई ने बीजेपी को जिता दिया, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जीत हासिल की है। फायर ब्रांड नेता हैं, बड़े नेता हैं अजय विश्नोई। जबलपुर उत्तर मध्य से जहां अभिलाष पांडे जीत चुके हैं। जबलपुर उत्तर मध्य को लेकर बड़ी राजनीति चल रही थी, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर गुटबाजी बीजेपी के अंदर थी, लेकिन बीजेपी ने ये सीट निकाल ली है। तो वहीं जबलपुर पूर्व से कांग्रेस के लखन घनघोरिया जीते। जोवड़ विधानसभा सीट से जहां प्रत्याशी सेना महेश पटेल जीती हैं। श्योपुर की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल जंडेल यहां से जीते हैं। तो भितरबार से भाजपा प्रत्याशी मोहन राठौर 22,695 वोटों से जीते हैं। इंदौर 4 विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत हुई है। 70,000 से ज्यादा वोटों से भाजपा की मालिनी गौड़ जीत गई हैं। हरसूद विधानसभा सीट से बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कांग्रेस के सुखराम सालवे को हराया है। तो इसके अलावा इंदौर 2 से भाजपा के गोलू शुक्ला 14,000 से जीते हैं। सरदारपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप ग्रेवाल विजयी हुए हैं। चंदला विधानसभा सीट की भी बात होगी, भाजपा के प्रत्याशी दिलीप अहिरवार विजयी हुए हैं। तो महेश्वर से भाजपा के कैंडिडेट राजकुमार बेब जीते हैं। इसके अलावा विजयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार राम निवास रावत जीते हैं। तो रैगांव विधानसभा से भाजपा की प्रतिमा बाघरी जीत गई हैं। करेरा विधानसभा सीट से बीजेपी के रमेश खटीक ने जीत दर्ज की है। तो वहीं बांधवगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा के शिव नारायण सिंह जीते हैं। रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रभुराम चौधरी ने भी बड़ी जीत हासिल की है। तो इसके अलावा मनगवन विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति जीत गए हैं। सुसनेर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी भैरव सिंह परिहार 12,106 वोटों से चुनाव जीते हैं। विजावर सीट से भाजपा के प्रत्याशी राजेश शुक्ला बबलू 32,000 के वोटों से जीते हैं। सपा से पिछली बार जीते थे, फिर बीजेपी में आए और बीजेपी ने टिकट दिया और इस बार 32,000 वोटों से राजेश शुक्ला बबलू ने बिजावर विधानसभा से जीत हासिल की है। रतलाम ग्रामीण से जहां बीजेपी प्रत्याशी मधुरालाल डामोर ने 34,324 वोटों से जीत हासिल की, तो आलोट विधानसभा से
भाजपा के प्रत्याशी चिंतामणि मालवीय जो पूर्व सांसद रहे हैं वो भी जीत चुके हैं। जावरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र पांडे 26,340 वोटों से जीते हैं, तो बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से भी अधिक वोटों से जीत चुके हैं। खातेगांव से बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी को 12,542 वोटों से हराया है, वहीं खिलचीपुर विधानसभा से बीजेपी के हजारीलाल दांगी जीते हैं, तो ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार जीत गए हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से बीजेपी के भगवान दास सवरानी ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को हराया है, तो वहीं रैली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के मंत्री गोपाल भार्गव 9वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। सुमावली से बीजेपी के अदल सिंह कंसाना जीत गए हैं, तो भोपाल की हुजूर सीट से जहां विधायक रामेश्वर शर्मा 1 लाख वोटों से जीते हैं, वहीं दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर 24,000 वोटों से जीत हासिल की है। हरदा से कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशोर दोगने ने कृषि मंत्री कमल पटेल को 872 मतों से हरा दिया है। इसके अलावा ब्योहरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी शरद कोल ने 26,482 वोट जहां हासिल किए हैं। जुन्नर देश से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील उइके जहां 8885 वोटों से जीते हैं, तो छतरपुर से भाजपा की प्रत्याशी ललिता यादव जीती हैं। तो आलोक चतुर्वेदी जहां छतरपुर से प्रत्याशी थे, कांग्रेस के विधायक थे, हार गए हैं। तो राजनगर में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला, बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया जीत गए हैं, और वहीं वहां से जहां एक तरफ देखा जा रहा था कांग्रेस प्रत्याशी भी कड़ा मुकाबला दे रहे थे लेकिन हार चुके हैं। महाराजपुर से बीजेपी प्रत्याशी कामाख्या प्रताप सिंह जीते हैं, तो बड़ा मलहरा से कांग्रेस के राम सिया जीती हैं। पौहरी से कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा ने जीत दर्ज की है, तो मंधाता से भाजपा के नारायण पटेल जीते हैं। पांसेमल से जहां भाजपा के श्याम बर्डे जीते हैं, तो सेंधवा से कांग्रेस प्रत्याशी मोन्टू सोलंकी ने जीत हासिल की है। पूर्व पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य को 1300 वोटों से हराया है। बात भांडेर विधानसभा सीट की करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया 28,941 वोटों से जीत गए हैं और बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया है, तो सेवड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप अग्रवाल 2,580 वोटों से जीते हैं। राघवगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार जयवर्धन सिंह जीत चुके हैं। बंडा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र लोधी लंबरदर जीते हैं। नरवली विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप लारिया जीते हैं। वहीं देवरी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी ब्रजबिहारी पटेरिया जीत गए, तो हुजूर विधानसभा से जहां रामेश्वर शर्मा 97,910 वोटों से विजयी घोषित हुए। कहा जा रहा है कि ये जीत बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। गोविंदपुरा से भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर जहां 1,70,000 वोटों से विजयी हुई हैं। माफ कीजिएगा, 1,07,000 वोटों से कृष्णा गौर ने जीत हासिल की है। तो मैहर से भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी ने जहां 24,700 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं रामपुर बघेलन सीट की बात करें तो भाजपा के विक्रम सिंह 22,800 वोटों से जीते हैं, तो विदिशा से बीजेपी के मुकेश टंडन जीत गए हैं। बासोदा से बीजेपी के हरि सिंह रघुवंशी ने जीत हासिल की है, तो कुरवाई से बीजेपी के हरि सिंह सप्रे जीते हैं। सिरोंज से बीजेपी के उमाकांत शर्मा जीत चुके हैं। शमशाबाद से भाजपा के सूर्य प्रकाश मीणा जीत गए हैं, तो परसवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस के मधु भगत जीते हैं। वहीं बैयर विधानसभा सीट से कांग्रेस के संजय उइके जीते, तो लांजी विधानसभा सीट से भाजपा के राजकुमार करहा जीत चुके हैं। कटंगी विधानसभा सीट की बात होगी, बीजेपी के गौरव पार्थी जीते हैं, तो बालाघाट विधानसभा में रोचक मुकाबला देखने को मिला और यहां से गौरी शंकर विसेन पूर्व मंत्री हार चुके हैं। मंत्री इस बार भी बनाए गए थे, 3 महीने पहले मंत्री पद दिया गया, लेकिन गौरी शंकर विसेन अपनी सीट नहीं बता सके और अनुभव मुंजारे से हार गए हैं। तो वहीं 17 सांसद गणेश सिंह को कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा ने 4,090 वोटों से हराया है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला कई सीटों पर देखने को मिला है। हमने दिखाया अलग अलग सीटों के नतीजे आपको दिखाए हैं। अलग अलग सीटों पर कहीं मार्जिन 2,000, 3,000 तो कहीं 1 लाख तक भी ये मार्जिन पहुंचा है। बीजेपी प्रत्याशियों ने बढ़ाते हुए जहां बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है, तो कहीं कहीं सीट पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो भी कड़ा मुकाबला देते दिखे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने अपनी हार स्वीकार की है। BS-TV से खास बातचीत में बोले संजय शुक्ला, जनता का जनादेश मुझे स्वीकार है, जो कमियां हैं उससे दूर किया जाएगा।
कैलाश विजयवर्गीय को चैलेंज देता हूं और सबसे पहले वे विधायक बनते ही शहर से नशे को खत्म करें। शुरू हो चुकी है। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है विधानसभा 1 से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला जी। ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट रही है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों के आज परिणाम आना है। भैया कैसे देख रहे हैं, पहले तो पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कैसी देख रहे हैं कि कितनी बढ़त मिलेगी, क्या स्थितियाँ? देखिए, भले आप चंबल चले जाएं या जबलपुर चले जाएं या मंदसौर चले जाएं या नीमच चले जाएं या निमाड़ चले जाएं या इंदौर चले जाएं, मालवा चले जाएं, उज्जैन चले जाएं, हर जगह कांग्रेस का माहौल है। क्योंकि उन्होंने 18 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। उन्होंने 18 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं करा, कोई विकास नहीं करा। हर आदमी परेशान है, चौकीदार से लेके अधिकारी तक और नेता से लेके मंत्री तक सब लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। और अब की सब जनता ने दिखाया। और कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार देखी थी, उस 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी ने जो काम करके दिखाया 18 साल में कोई करके नहीं दिखाया। तो हर आदमी चाहता है, किसान हर आदमी की कांग्रेस सरकार बने और 135 से 140 कांग्रेस की आएगी। बीजेपी कहती है कि लाडली बहनों ने काम कर दिया है, कांटे जो थे वो खत्म कर दिए हैं। ये तो हमारे बहन